Hello aspirants, welcome to the YouTube channel of FT Plus Academy for Civil Services. In this class, we are going to discuss important news from down to earth month of April. We will discuss climate change impact on inflation. Recently a report was released. Then UN Permanent Forum on Indigenous Issues. Then water crisis in Bengaluru. Yam, bean, Kirolo cattle breed. And at the end, we will see booster dose. Our first topic is climate change impact on inflation. Recently, a study was conducted by the researchers from Potsdam Institute for Climate Impact Research and European Central Bank. The theme of the study was to understand how climate change will impact the inflation, especially the food inflation. कि climate change होने से कैसे हमारा जो rate of inflation है वो impact करेगा, इनके बीच में क्या relation है, इसको समझने के लिए एक research conduct कराया गया था. उसका कुछ important findings हम लोग देखते हैं. As per the report, अगर हम लोगों ने वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया तो हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है 2035 तक ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय नियरली 2% एनुअली. जो हमारा नॉर्मल जो ओवरऑल अगर हमारा जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है वो 1% एनुअली के हिसाब से इंक्रीज करेगा, बट जो हमारा फूड इन्फ्लेशन है वो 2% एनुअली के हिसाब से ग्रो करेगा. Global food inflation is projected to increase by nearly 2% annually, contributing to overall inflation rates rising to close by 1% each year. Same rate हमारा इंडिया का भी है. The study highlighted India's vulnerability to rising food inflation and overall inflation which projected increase close to 2%. तो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे भी और हमारे नेशनल लेवल पर भी जो फूड इन्फ्लेशन है इट विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2% एनुअली, और जो हमारा ऑल ओवर इन्फ्लेशन है वो 1% एनुअली के हिसाब से इंक्रीज करेगा. बट ग्लोबल लेवल पे ये रेट ऑफ इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है, बिकॉज कुछ कंट्री बहुत ही ज्यादा वनरेबल है. तो उन सारे कंट्रीज के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हम लोग मैप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर देयर आर सम डार्क पैचेस. ये particularly these countries will get more affected as compared to other countries. ठीक, तो किसी किसी कंट्री को ज्यादा सफर करना पड़ेगा, तो वहां पर जो ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ज्यादा होगा. फॉर एग्जांपल 3.5% इन द केस ऑफ इराक. सर्टेन रीजन स्पेशली दोज ऑलरेडी वार्म एंड पोटेंशियली पॉलिटिकली अनस्टेबल. तो जो रीजन ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा वार्म है, बहुत ही ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज वहां पे देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली अनस्टेबल कंट्रीज है, ठीक है, तो वहां पे ये जो रेट ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज है वो वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा. The research highlighted the influence of weather fluctuation, particularly heat wave and rising global temperature on food price and inflation. ये हम लोगों ने देखा है क्या कि नॉर्मली विंटर के मंथ में फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग करते हो, सब्जी वगैरह खरीदते हो, तो आपको पता होगा क्या कि विंटर के मंथ में चाहे वो टमाटो हो गया या फिर अदर वेजिटेबल्स, ठीक है, वो काफी सस्ते रेट में मिलते हैं, मतलब उनका प्राइस जो होता है कम होता है. बट वही अगर आप समर के मंथ में देखोगे तो क्या कि जो टोमेटो होगा वो 80 रुपीज पर केजी, ऑनियन जो होगा वो आपका भी 100 रुपीज पर केजी. तो मतलब समर के मंथ में क्या होता है, इन द मंथ ऑफ समर कि जो वेजिटेबल का रेट होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है, बिकॉज उस समय प्रोडक्शन उसका कम होता है, और क्योंकि उस समय क्या होता है बहुत सारा फसल बर्बाद भी हो जाता है. ठीक, विंटर के मंथ में क्या होता है कि फसल जो होता है उस समय ज्यादा होता है, ठीक है, रबी क्रॉप. तो ये नेचुरल सा बात है क्या, वी नो डैट कि जो वेदर होता है वेदर के ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्शन. अगर मान लो वेदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, मान लो फसल लगा हुआ है, फसल का क्लाइमेट चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज देयर इज अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, कब रेनफॉल हो जाए, कब हेल स्टॉर्म हो जाए, कब थंडर स्टॉर्म हो जाए, कुछ पता नहीं हम लोग को. तो विद द टाइम जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होगा हमारा जो वेदर फ्लक्चुएशन है और ज्यादा इंक्रीज करेगा, और वेदर अगर फ्लक्चुएट करता है तो हमारा प्रोडक्शन भी फ्लक्चुएट करेगा. प्रोडक्शन अगर फ्लक्चुएट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस राइज भी होगा हमारा. तो वेदर फ्लक्चुएशन लीड्स टू इन्फ्लेशन. इस रिपोर्ट के अंदर एक केस स्टडी भी दिया गया है क्या कि हायर लैटिट्यूड जो हमारा माउंटेन एरिया होता है, जहाँ पे जो हाई लैटिट्यूड में जो एरिया प्लेसेस होते हैं, तो वहां पे नॉर्मली क्या होता है ना कि ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिफिकल्ट टेराइन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, डिफिकल्ट पाथ होता है, इसी कारण की वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है बहुत ज्यादा होता है. जैसे नॉर्मली
कुछ ईयर पहले मैं अरुणाचल प्रदेश विजिट किया था मैंने, तो जो मैंगो मैं नॉर्मली प्लेन एरिया में, फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया या फिर बिहार हो गया या वेस्ट बंगाल हो गया, जो भी सेंट्रल इंडिया के पार्ट में जो आम 40-50 रुपीज पर केजी आप ले रहे हो, अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो सेम आम 250 रुपीज पर केजी, 280 रुपीज पर केजी मिल रहा था। बिकॉज वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है उस माल को कैरी करने के लिए। ठीक, तो अगर मान लो वेदर फ्लक्चुएशन और ज्यादा होता है, अगर वेदर फ्लक्चुएशन और ज्यादा हुआ तो उसके कारण क्या होगा कि वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन है और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस एरिया में जो हमारा जो कहीं ना कहीं जो फूड इन्फ्लेशन है या जो प्राइस राइज है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। वेदर फ्लक्चुएशन के कारण जो हमारा प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके कारण हमारा प्राइस राइज भी होगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज विल ब्रिंग वेदर फ्लक्चुएशन, जिसके कारण हमारा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज करेगा। ये भी इस रिपोर्ट में क्लियरली शो हुआ है। लिमिटेड इफेक्टिवनेस ऑफ एडेप्टेशन मेजर, अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। फॉर एग्जांपल इन 2015 एट द ग्लोबल लेवल एक पेरिस क्लाइमेट चेंज ट्रीटी साइन होता है, जिसके अकॉर्डिंग जो हम ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 1.5 से कम इंक्रीज होने से उसको रोकेंगे और ट्राई करेंगे क्या कि और भी अलग अलग स्टेप्स ले जिससे कि क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सके। जो स्टेप्स हम लोगों ने अभी तक लिया है वो सफिशिएंट नहीं है। मोर थिंग्स नीड टू बी डन इन ऑर्डर टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, जिससे कि इन्फ्लेशन का जो प्रेशर आएगा इन फ्यूचर और अदर टाइप ऑफ क्लाइमेट हैजार्ड हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, उससे हम मिटिगेट कर सके और उसको टैकल कर सके इजिली। दिस स्टडी हैज हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड for more comprehensive strategies to address the economic impact of climate changes, especially concerning food price and inflation. We have seen the findings of this report that कि at the global level 2% हमारा food inflation annually increase करेगा हमारा, और 1% overall inflation will increase annually. सेम हमारा रेट इंडिया के अंदर में भी होगा। ठीक, तो हम लोगों को ये पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, बट कैसे इंक्रीज होगा वी विल सी। How temperature rise will affect. For example, as we know that कि एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इरिगेशन फैसिलिटी होना। तो अगर मान लो कि हमारा टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर राइज होना इसका मतलब क्या, इवोपरेशन का रेट भी ज्यादा होना, इवोपरेशन का रेट भी ज्यादा होना। अगर इवोपरेशन का रेट ज्यादा हो रहा है तो हमारा इरिगेशन फैसिलिटी और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, और ज्यादा पानी चाहिए। बट एज वी नो दैट इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट या फिर हमारा ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारे कंट्री ऐसे होते हैं जहां पे इरिगेशन फैसिलिटी उतना ज्यादा होता नहीं, जिसको हम लोग रेनफीड एरिया बोलते हैं, कि वहां पे सब कुछ जो एग्रीकल्चर होता है वो डिपेंड करता है मॉनसून रेन के ऊपर। और टेम्परेचर राइज अगर हमारा होता है तो हमारा वाटर का डिमांड इंक्रीज करेगा, बट उन सारे एरिया के अंदर वाटर का सप्लाई होगा नहीं, तो उसके कारण उस एरिया का जो प्रोडक्शन होगा, उस एरिया का जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस करेगा, उस एरिया में प्रोडक्शन हमारा रिड्यूस करेगा। अगर प्रोडक्शन रिड्यूस होता है तो उस पर्टिकुलर जो फूड क्रॉप्स है या फिर जो अदर क्रॉप्स है उसका सप्लाई इफेक्ट करेगा और उसका प्राइस इंक्रीज करेगा। चेंज इन प्रिसिपिटेशन पैटर्न, जब बारिश होना था तब हुआ नहीं, जब फसल तैयार है खेत में काटने के लिए तो उस समय बारिश हुआ, पूरा फसल बर्बाद। तो सेम हमारा जो हमारा क्लाइमेट चेंज के कारण हमें पता नहीं होता है कब बारिश होगा कब बारिश नहीं हो जाएगा, तो मतलब देयर इज नो पैटर्न, कभी भी बारिश हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा है क्या कि अभी मई के मंथ में मैंने बारिश देखा है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये मैंने कभी नहीं देखा था। तो वी डोंट नो कि कब किस मंथ में बारिश हो जाए, बिकॉज हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना। द क्लाइमेट हैज बिकम अनप्रिडिक्टेबल, किस टाइम में बारिश हो जाए, किस टाइम में फिर बारिश खत्म हो, अगले दिन धूप हो जाए, वी डोंट नो। ठीक है, कब हेल स्टॉर्म हो जाए। तो जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो अनप्रिडिक्टेबल वेदर हमारा बन रहा है, उसके कारण भी क्या है कि हमारा क्रॉपिंग पैटर्न भी इफेक्ट करेगा और हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो भी सफर करेगा हमारा, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादा बारिश हो गया तो फ्लड आ गया, फसल खराब। ठीक, मान लो बहुत टाइम तक बारिश नहीं हुआ, सूखा पड़ गया, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल शुगर कैन है, ठीक है, चीनी एग्जांपल, शुगर कैन से हम लोग चीनी बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो बहुत सारे एरिया के अंदर क्या होता है कि शुगर कैन जो ऐसा क्रॉप है जो कि हाईली वाटर डिमांडिंग क्रॉप है। तो अगर मान लो किसी एरिया में शुगर कैन हो रहा है और उस एरिया में मान लो कि सूखा पड़ गया या फिर किसी रीजन से बहुत टाइम तक बारिश नहीं होता है और ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन चला गया, तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में शुगर कैन का जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा। और अगर शुगर कैन का सप्लाई कम होता है तो हमारा जो शुगर प्रोडक्शन है वो भी डिक्रीज करेगा, और शुगर प्रोडक्शन अगर डिक्रीज करता है तो चीनी का रेट ज्यादा हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो सेम चीज क्या है कि वही चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न वो भी इफेक्ट करेगा। रिसेंटली इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी रिपोर्ट दैट कि आईपीसीसी के रिपोर्ट ने भी ये बोला है क्या कि जो 21st सेंचुरी है, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज विल बिकम सीवियर, तो ड्रॉट लाइक कंडीशन, वाटर का शॉर्टेज होगा, अनप्रिडिक्टेबल वेदर फेनोमेना देखने को मिलेगा। तो ये रिपोर्ट के अंदर में भी आईपीसीसी ने सेम बात को कहा था। राइजिंग सी लेवल, और अगर मान लो कि सी लेवल इंक्रीज करता है, ठीक, फॉर एग्जांपल इन आवर कंट्री वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल क्या है, राइस प्रोडक्शन बहुत होता है वहां पे, ठीक है, उड़ीसा हो गया जो कि हमारा कोस्टल स्टेट्स है। इन सभी स्टेट्स के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा वो क्या होगा, राइजिंग सी लेवल। तो जैसे हमारा सी लेवल राइज होगा तो क्या होगा कि इन जो कोस्टल एरियाज है वो उनका इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, उनका इरोजन स्टार्ट होगा तो उनका जो लैंड होगा वो लॉस हो जाएगा। तो बहुत सारी जगह ये देखने को मिला, खासकर उड़ीसा के अंदर। सो राइजिंग सी लेवल, अब सी लेवल जो राइज होता है दो कारण होता है, हमने ज्योग्राफी के अंदर देखा है क्या, एक क्या होता है बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हुआ हमारा, जिसके कारण हमारा सील के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है। और सेकेंड चीज क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशियन सरफेस, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लूज होता है, और जो एक टाइप से थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर हमारा होता है। तो राइजिंग सी लेवल बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ग्लेशियर एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशियन कंट्रीब्यूट टू राइजिंग सी लेवल। और सी लेवल जब राइज होगा तो हमारा जो कोस्टल एरिया है वहां पर क्या होगा, हमारा इरोजन होगा, जिसके कारण कोस्टल जो कम्युनिटीज वहां पे रहती है उनका वो एग्रीकल्चर जहां पे वो खेती वगैरह करते हैं वो लैंड भी चला जाएगा, और प्लस उनको माइग्रेट भी होना पड़ेगा उस एरिया से। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल बी नॉर्मलाइज, फॉर एग्जांपल वाइल्ड फायर, बहुत ज्यादा गर्मी हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं क्या कि उत्तराखंड के अंदर जो कि इतने हाई एल्टीट्यूड पे है वो जगह, ठीक, लेकिन वहां पर भी कंटिन्यूसली फॉरेस्ट फायर का न्यूज आ रहा है। सेम न्यूज हमारा ब्राजील जो अमेजन फॉरेस्ट के एरिया है वहां से भी आते रहता है। हरिकेन, फ्लड, जैसे अभी रिसेंटली दुबई के अंदर इतना बारिश हुआ कि वहां फ्लड आ गया वहां पे, ठीक है, तो वहां पर नेचर वहां है नहीं, वहां का वेदर वैसा है नहीं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल वेदर फेनोमिना। तो दीज इवेंट्स काउज वाइड स्प्रेड डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड एग्रीकल्चर। देन इकोलॉजिकल डिसरप्शन, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा अनप्रिडिक्टेबल वेदर फेनोमिना हो रहा है, कभी बारिश ज्यादा हो जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, कभी बारिश ही नहीं हो रहा है, ठीक है, कभी तूफान आ जा रहा है, तो हमारा जो वेदर फेनोमिना चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हमारा चेंज जो हो रहा है हमारा, जिसके कारण हमारा क्या होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर मान लो कि कोई एरिया में टेम्परेचर राइज करता है तो उस पर हर एनिमल का एक इकोलॉजिकल लिंच होता है, ठीक है। एक मतलब क्या जिसको हम लोग समझ सकते हैं क्या कि हर इंसान जो होता है या हर ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना एक कंफर्ट जोन उसका होता है, ठीक है, उसका एक कंफर्ट जोन होता है जिसमें वो कंफर्टेबली अपना रह सकता है, अपना डेली रूटीन का वर्क कर सकता है, अपना लाइफ जी सकता है। लेकिन उस कंफर्ट जोन से अगर वो बाहर जाता है तो कहीं ना कहीं उसको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल ह्यूमंस जो है, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, चाहे कोई प्लांट्स हो, सबका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज होता है क्या, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो आराम से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर राइज करता है तो कहीं ना कहीं उसके सर्वाइवल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा। सो विद द क्लाइमेट चेंज वी विल लूज आवर बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, चेंजिंग प्रेसिपिटेशन पैटर्न एंड ओशियन एसिडिफिकेशन। अगर ओशियन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड वो ज्यादा डिजोल्व हो रहा है, ज्यादा एसिडिफाई हो रहा है हमारा ओशियन, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके सर्वाइवल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बिकॉज उनका जो बहुत ही नैरो उनका एक टाइप से लिविंग कंडीशन उनको चाहिए। जैसे ह्यूमन जो होते हैं ना, वो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तभी भी हम आराम से रह सकते हैं, ठीक है, मतलब जिंदा है हम लोग। और अगर मान लो ये 0 डिग्री हो जाता है, 5 डिग्री हो जाता है, या फिर 10 डिग्री -10 डिग्री भी हो जाता है तो हम आराम से रह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स है वो उनका जो टेम्परेचर रेंज होता है बहुत ही ज्यादा वाइड होता है, हम लोग बहुत ही वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। बट जो ओशन के अंदर एनिमल्स होते हैं और जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनका जो ये रेंज होता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर इन विच दे कैन सर्वाइव, वो बहुत ही नैरो होता है, जिसके कारण थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होने पे वो उनका जो पूरा कंडीशन होता है, लिविंग कंडीशन होता है, वो इफेक्ट करता है और कहीं ना कहीं उनके सर्वाइवल पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है और उनका धीरे धीरे जो स्पीसीज होता है वो थ्रेटेंड हो जाता है और धीरे धीरे वो गायब हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट से, इकोसिस्टम से। देयर इज वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन अराउंड द ग्लोब। अब फॉरेस्ट जो होता है वो क्या करता है, कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट चेंज होता है उससे मिटिगेट करने में हेल्प करता है हमारा फॉरेस्ट, ठीक। इसीलिए
पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंदर गवर्नमेंट ने कमिट किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रो करेंगे, न्यू फॉरेस्ट लगाएंगे, जिससे कि हम लोग 2 बिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या, कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे कि हमारा क्लाइमेट मिटिगेशन में हेल्प होता है हमारा। बट डिफोरेस्टेशन के कारण क्या हो रहा है, एक तरफ हम लोग अपना जो कार्बन लेवल है उसको इंक्रीज कर रहे हैं इन्वायरमेंट के अंदर, कि हमारा जो कार्बन का प्रोडक्शन हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो रहा है। बट दूसरी तरफ क्या है कि जो फॉरेस्ट उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके हमें थोड़ा राहत दे सकता है, उस फॉरेस्ट को भी हम लोग काट रहे हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ये जो इम्बैलेंस और ज्यादा क्रिएट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो डिफोरेस्टेशन ऑफन ड्रिवन बाय क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेटिंग एफर्ट्स कंट्रीब्यूटिंग टू राइजिंग CO2 लेवल। ओशियन एसिडिफिकेशन, अब जैसे हमारा ओशियन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर जो फ्लोरा एंड फोना दोनों इफेक्ट करेंगे, दोनों हार्म करेंगे, और जो कोरल रीफ है एंड अदर टाइप ऑफ मैरीन लाइफ जो है वो इम्पैक्ट करेगा। मेल्टिंग आइस कैप, अगर मान लो हमारा ग्लेशियर जो होता है, जो हमारा आइस कैप है, वो अगर मेल्ट डाउन होता है तो उससे हमें 2 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। पहला तो क्या कि हमारा जो सी लेवल जो है राइज करेगा, जिसके कारण हमारा जो कोस्टल एरियाज होगा वो उसका इरोजन होगा। सेकेंड, अगर सी का हमारा जो ग्लेशियर है वो अगर मान लो पिघलता है तो कहीं ना कहीं जो हमारा परमाफ्रॉस्ट था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो पोलर कैप जो था हमारा, जो आइस था वहां पे, वो आइस जो था वो अपने अंदर बहुत सालों से CO2 उसने अब्जॉर्ब के रखा हुआ था, उसने बांध करके रखा हुआ था CO2 अपने अंदर। बट जब वो पिघलेगा, जब वो मेल्ट डाउन होगा, तो वो जो गैसेस उसने एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था वो गैसेस भी हमारे एटमॉस्फेयर में वापस जाएगा, तो हमारा डबल यहाँ पे लॉस होगा, डबल निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा एज पर आवर इकोसिस्टम। एंड आइस मेल्टिंग के कारण हमारा जो बहुत सारे लेवल जगह पे क्या होगा कि हमारा फ्रेश वाटर का भी स्कार्सिटी देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो इन द केस ऑफ इंडिया, अगर मान लो कि हमारा टेम्परेचर राइज के कारण जो हिमालय ग्लेशियर है, हमारा हिमालय में जो ग्लेशियर है, वो सभी के सभी ग्लेशियर जो होता है विद द टाइम मेल्ट डाउन हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम हमारे कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं वाटर स्कार्सिटी फेस करना पड़ेगा, जिसके कारण अदर टाइप ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा हम लोगों को। नाउ, how climate change fuel inflation, disrupt food supply, extreme weather events like flood can damage crop and livestock, leading to food shortage and price hike. Then supply chain disruption, अब सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है वेदर इवेंट के कारण, तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, रोड टूट गया किसी एरिया का हमारा, तो अब कैसे ट्रांसपोर्ट हो पाएगा वहां पे, तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा प्राइस राइज देखने को मिलेगा। तो विथ फ्रीक्वेंट वेदर फ्लक्चुएशन क्लाइमेट डिजास्टर इंक्रीज करेगा। क्लाइमेट डिजास्टर अगर इंक्रीज करता है तो हमारा डिजास्टर रिलीफ के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर का जो खर्चा होता है फॉर डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम, वो भी खर्चा इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट का, जिसके कारण अदर जो बजटरी सपोर्ट होता है जो अदर सेक्टर में होना चाहिए वहां से काटना पड़ेगा गवर्नमेंट को एक टाइप से। तो इट विल रिक्वायर मोर रिसोर्सेज फॉर डिजास्टर रिलीफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर। अगर फ्रीक्वेंटली मान लो कि फ्लड आ रहा है, फ्रीक्वेंटली हेलस्टॉर्म हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली उस एरिया में रोड हुआ, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन लाइन हो गया, रेलवे ट्रैक्स हो गया, उसको अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। तो द कॉस्ट ऑफ infrastructure or the maintenance of infrastructure will increase. Additionally, some region may need to invest in new energy sources to adapt to a changing climate, which can be expensive. For example, अगर मान लो किसी एरिया में अगर बहुत सारा हाइड्रो पावर प्लांट है हमारा भी, ठीक है, बट अगर मान लो कि हमारे कंट्री के अंदर या फिर कहीं पर भी वाटर का स्कार्सिटी होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट काम कैसे करता है कि उसके पीछे हम लोग वाटर को जमा करते हैं, देन वाटर को जमा करने के बाद उस डैम से वाटर को छोड़ा जाता है, देन टरबाइन मूव करता है, देन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। अगर मान लो वाटर का स्कार्सिटी हो रहा है स्पेशली ड्यूरिंग द समर मंथ, उस टाइम में तो पानी कम होता है, ऑलरेडी स्कार्सिटी होता है, तो उस समय कहीं ना कहीं जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट है वो कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम में। तो कहीं ना कहीं हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज के कारण चाहे वो वाटर का स्कार्सिटी हो, चाहे अदर टाइप ऑफ रिसोर्सेज का स्कार्सिटी हमको देखने को मिलेगा। तो वी नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वी नीड टू फाइंड न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, और उसका इफिशियंसी को इंप्रूव करना पड़ेगा। देन क्लाइमेट चेंज विल रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, rising temperature, changing precipitation pattern, extreme weather events can all reduce agriculture productivity, which can lead to food shortage and higher prices. Mitigating measures, क्या क्या स्टेप्स लिया जा सकता है इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण
जो हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकता है इन फ्यूचर, उससे मिटिगेट करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी आप प्रमोट करो, ठीक है, क्योंकि गर्मी कितना भी हो सन तो कभी गायब नहीं होगा ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर प्लांट है, वो हमारा ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर और ड्यू टू इनसफिशिएंट वाटर बिहाइंड द डैम, जिसके कारण हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इनएफिशिएंट हो सकता है कभी कभी किसी किसी टाइम में। लेकिन जो हमारा सन है और जो विंड है वो तो कभी हमारा गायब नहीं होने वाला है, इट विल ऑलवेज देयर, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, स्पेशली सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़े उससे भी हम लोग को मिटिगेट कर सके। और प्लस एट प्रेजेंट भी हमें जो फॉसिल फ्यूल्स, दो फायदा होगा मेनली क्या कि एट प्रेजेंट हमारा फॉसिल फ्यूल्स जो है उसका डिमांड कम होगा, ठीक, उसको वो रिप्लेस होगा हमारे, तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारा जो कार्बन इमिशन हो रहा है तो कार्बन इमिशन कम हो जाएगा हमें। देन सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा फ्यूचर का जो प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन भी हम तैयार में रखेंगे अभी, ठीक। तो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हमारा दो फायदा है। प्रेजेंट में फायदा क्या है हमारा कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स का डिमांड कम होगा, अगर फॉसिल फ्यूल्स का डिमांड कम होता है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी सेव होगा, प्लस प्रेजेंट में जो हमारा जो कार्बन इमिशन होता है वो भी हमारा कम होगा। उसके बाद हमारा जो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा तो फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी होगा। तो इट विल हेल्प टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज एट द रूट कॉज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज कार्बन इमिशन हमारा ज्यादा हो रहा है। तो अगर मान लो हम कार्बन इमिशन को ही कम कर दें तो हमारा जो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का जो चांसेस है या फिर जो बहुत ही ज्यादा वेदर फ्लक्चुएशन हो सकता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो उसको हम मिनिमाइज कर सके। देन वी नीड टू प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है, और हमारा जो नेचुरल पैटर्न होता है, ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न होता है उसको, और प्लस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू द साइंस हमें चीजों को इनोवेट करके, लर्न करके, और हमारा जो एटमोस्फेयर है या फिर जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे क्या क्या प्रॉब्लम है फेस करना पड़ सकता है, उसको समझ के हम लोग एक न्यू टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, एक न्यू टाइप ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम को अडॉप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन विल हेल्प, जिससे कि हम लोग अगर मान लो पानी समर का मंथ है, फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल मान लो कम हुआ है अभी, या चांसेस है कि रेनफॉल कम होने वाला है, तो वी विल प्लांट सच टाइप ऑफ क्रॉप जिसका कि वाटर कंजप्शन कम हो, ठीक है। और अगर मान लो कि फोरकास्ट में पता चल गया क्या कि रेनफॉल होने वाला है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग क्रॉप लगाएंगे हम लोग, ठीक। क्रॉप कवर कि हम लोगों ने देखा है क्या कि जो मल्चिंग कॉन्सेप्ट होता है क्या कि हम लोग जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड होता है उससे मॉइस्चर इवोपरेट ना हो पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं एक टाइप से जो क्रॉप कटिंग होता है, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद जो उसका रिमेन्स बच जाता है उसी रिमेन्स को हम लोग रहने देते हैं फील्ड के अंदर, जिससे कि हमारा जो एटमोस्फेयर के अंदर जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसके कारण हमारा सॉइल से इवोपरेशन ना हो, क्योंकि सॉइल कवर रहेगा हमारा, तो डायरेक्ट सनलाइट तो सॉइल पे पड़ेगा नहीं, जिसके कारण हमारा सॉइल से जो मॉइस्चर वो इवोपरेट नहीं होगा। तो इट विल हेल्प सॉइल टू रिटेन देयर मॉइस्चर, तो मल्चिंग एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस, फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, जिससे कि वाटर का डिमांड एक टाइप से कम हो जाए। कैन हेल्प एग्रीकल्चर अडॉप्ट टू अ चेंजिंग क्लाइमेट एंड बिकम मोर रेजिलियंट टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। दिस कैन हेल्प स्टेबलाइज फूड प्रोडक्शन एंड प्राइसेस। तो अगर मान लो हम क्लाइमेट को ध्यान में रख के एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, तो हमारा जो कहीं ना कहीं फूड प्रोडक्शन है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा और हम विद द टाइम क्लाइमेट चेंज को अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे और उसको उसके मिटिगेशन के लिए ऑलरेडी रेडी रहेंगे। हमारा एग्रीकल्चर जो पैटर्न है, एग्रीकल्चर सिस्टम विल इजिली अडॉप्ट। वी नीड टू इन्वेस्ट इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, upgrading infrastructure like roads, bridges and power grid to become more resilient to extreme weather event can minimize disruption and associated economic cost। तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्टार्टिंग से इनिशियल लेवल से हम लोग को उसको ऐसे डिजाइन करना है, ऐसे बनाना है कि क्लाइमेट चेंज को भी आराम से टैकल कर सके। फॉर एग्जांपल उसको ग्रीन बनाना है हम लोग को। और फॉर एग्जांपल मान लो कि एक बिल्डिंग है हमारा, ठीक है, तो बिल्डिंग क्या है, पूरा कंक्रीट का बना है, तो हमें पता है क्या कि कंक्रीट का बिल्डिंग है तो उसके अंदर वो हीट होगा तो उसके अंदर, और जो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो कूलिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग को और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना पड़ेगा, एसी लगवाना पड़ेगा। और तो इसलिए बहुत सारे कंट्रीज में क्या होता है ना, वो लोग ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब विंड का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसी डायरेक्शन में वो लोग विंडो देते हैं। तो अगर मान लो जिस डायरेक्शन से विंड आ रहा है उसी डायरेक्शन में अगर विंडो दिया है तो मतलब क्या कि विंडो के थ्रू विंड अंदर भी आ सकता है, तो रूम को ठंडा रखेगा, बिल्डिंग को ठंडा रखेगा वो। देन जो विंडो का वॉल होता है, ठीक है,
वो विंडो का जो एक्सटर्नल वॉल है वहां पे कुछ प्लांटिंग कर सकते हैं, क्रीपर्स लगा सकते हैं हम लोग, जिससे कि डायरेक्ट सनलाइट उस पे बिल्डिंग पे ना पड़े। तो ऐसे कॉन्सेप्ट फॉरेन कंट्रीज में अडॉप्ट होते हैं कि वो लोग बिल्डिंग के ऊपर में भी थोड़ा मोड़ा ग्रीनरी मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारा ज्यादा वो हीट ना जनरेट हो बिल्डिंग के अंदर। कार्बन प्राइसिंग, अब मान लो कोई कंपनी है, दो कंपनी है, ठीक है, दो कंपनी है, कंपनी ए एंड बी। ए कंपनी जो है उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसीलिए वी नीड टू अडॉप्ट सम इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। तो हमें अपना प्रोडक्शन लाइन को चेंज करना पड़ेगा, उसमें इफिशियंसी लाना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग कार्बन इमिशन कम हो पाए और इन्वायरमेंट को कम नुकसान हो, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया, जिससे कि उसका कार्बन इमिशन या कार्बन फुटप्रिंट कम हो सके। और दूसरी तरफ वो बी कंपनी है, बी कंपनी ने क्या किया, ऐसा कुछ भी ऐसा चीज नहीं किया जिससे कि इन्वायरमेंट के अंदर कार्बन इमिशन कम हो सके। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एक कंपनी है जो कि इन्वेस्ट कर रहा है अपना टेक्नोलॉजी के अंदर उसको अपग्रेड करने के लिए, जिससे कि उसका फुटप्रिंट, जो कार्बन फुटप्रिंट है, वो रिड्यूस हो सके। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो कि कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को, कि वो ऐसा एक्शन ले। तो उसको मोटिवेट करने के लिए हम लोगों ने कार्बन प्राइसिंग का एक सिस्टम लाया है, जिससे कि जो कंपनी अगर मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपना इन्वेस्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे कि उसका कार्बन इमिशन कम हो पाए, तो उसको कुछ कार्बन क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। और जो कंपनी मान लो नहीं कर रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, ठीक है, तो वो कंपनी जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी, प्लस उसके पास एक ऑप्शन भी होगा क्या, कि जिस कंपनी ने ऑलरेडी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है और कार्बन क्रेडिट को अर्न किया है, वो उसको सेल करके अपना इन्वेस्टमेंट और अपना थोड़ा मॉनिटरी फंड जनरेट कर सकती है। अब इस केस में क्या है, कंपनी ए ने इन्वेस्ट किया और अपग्रेड किया अपने टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्शन लाइन को। तो अब क्या है ना, मान लो गवर्नमेंट ने ये टारगेट दिया कि नहीं, आपको 10 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज कर रहे थे लास्ट ईयर, उसके कंपेयर में इस बार आपको 10 यूनिट कम करना है, ठीक है। तो अब मान लो दो कंपनी ए एंड बी, टारगेट दोनों का सेम है कि आपको एज कंपेयर टू लास्ट ईयर आपको 10% रिड्यूस करना है या फिर 10 यूनिट रिड्यूस करना है। अब मान लो कंपनी ए ने अपना इन्वेस्टमेंट किया इनोवेशन के ऊपर, अपना प्रोडक्शन लाइन चेंज किया, इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, ठीक है, जिससे कि उसका कहीं ना कहीं जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम हुआ, और उसका टारगेट 10 यूनिट था, बट उसने क्या किया, 15 यूनिट कम कर दिया, ठीक है। तो इसके पास क्या है, एक्स्ट्रा टारगेट हो गया, तो 5 क्रेडिट यूनिट इसके पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब कंपनी बी, मान लो उसके पास भी 10 था, बट उसने सिर्फ 8 ही किया, तो कहीं ना कहीं कंपनी बी को 2 कार्बन यूनिट शॉर्ट पड़ रहा है, कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का। तो वो क्या है, उसके पास ऑप्शन होता है क्या, वो कार्बन ट्रेडिंग करके जिस कंपनी के पास एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट है उससे वो बाय करके गवर्नमेंट डेटा में शो कर सके क्या, कि देखो भाई मैंने भी 10 यूनिट कम कर दिया है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्या, कार्बन ट्रेडिंग। अब इससे फायदा क्या होता है कि जिस कंपनी ने एक टाइप से ज्यादा इन्वेस्ट किया उसको एक टाइप से हम लोग इंसेंटिव दे रहे, फायदा दे रहे कि भाई तुमने कम किया, ठीक है, तुमने जितना कम किया है उसके अकॉर्डिंग तुम मार्केट में जाके उसको सेल करके अपना कुछ अर्न कर सकते हो। तो इंप्लीमेंटिंग कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म सच एज कार्बन टैक्सेस भी लगा सकते हैं और ट्रेडिंग सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो मैंने बताया कार्बन ट्रेडिंग कैन इंसेंटिवाइज बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल्स टू रिड्यूस देयर कार्बन इमिशन। देन सस्टेनेबल फूड चॉइस, फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारा जो मीट इंडस्ट्री होता है, ठीक है, या फिर बहुत अलग अलग फूड इंडस्ट्री होते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि उसको ग्रो करने के लिए या फिर कुछ क्रॉप होते हैं जिनका कि वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो उस टाइप के क्रॉप्स को हम लोग एक टाइप से अवॉइड करें जहां पे वाटर रिक्वायरमेंट या रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो फूड वेस्ट होता है उसको कम करना है, ठीक है, जो कि मान लो कि आफ्टर हार्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होता है, इसके कारण हमारा जो कहीं ना कहीं जो फूड क्रॉप्स होता है या फिर अदर टाइप ऑफ क्रॉप होता है वो हमारा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। हर साल न्यूज के अंदर ये आता है क्या कि एफसीआई के पास सफिशिएंट गोदाम नहीं है, इसलिए उसने क्या किया है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, उसको उसने ओपन में रखा तो क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, वो बारिश के कारण पूरा वो खराब हो गया क्रॉप, ठीक है। तो मतलब क्या कि अगर हम लोगों के पास जितना प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को अगर हम ठीक से रखें, ठीक से उसको कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड करवाए, ठीक से स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो वेस्टेज होता है उसको हमें मिनिमाइज करना पड़ेगा, जो कि जिससे कि हमारा जो अवेलेबल सप्लाई है हमारा फूड क्रॉप्स का वो ज्यादा हो सके।
Reducing food waste and choosing locally sourced seasonal produce can support agriculture and reduce the environmental impact on food production. मतलब then reduce energy consumption में कम करना है. Conserving energy at home and work can lower energy bill and reduce reliance on fossil fuels. अगर इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कम कंज्यूम करेंगे तो थर्मल पावर प्लांट में हमारा कम फॉसिल फ्यूल्स, कम कोयला जलेगा. दिस कैन हेल्प मिटिगेट प्राइस फ्लक्चुएशन एंड कॉज बाय क्लाइमेट रिलेटेड डिसरप्शन. सपोर्ट सस्टेनेबल बिजनेसेस. अब मान लो कोई कंपनी है, अगर मान लो कि उसने इको फ्रेंडली प्रैक्टिस अडॉप्ट किया है, ठीक है, तो उस कंपनी को ज्यादा प्रेफर करना एज कंपेयर टू दूसरा कंपनी जो कि बहुत ही हैवी इन्वायरमेंटल डैमेज कर रहा है. तो ऑप्टिंग फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम कंपनीज कमिटेड टू सस्टेनेबली कैन इंकरेज मोर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस. ठीक, अगर उन कंपनियों से हम लोग परचेज करते हैं उन कंपनियों का सामान, तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों को कहीं ना कहीं पॉजिटिव मैसेज मिलेगा और बाकी कंपनी भी एज एग्जांपल समझ के उस चीज को अपने अपने सेक्टर के अंदर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेगी, जिससे कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट और इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट जो है वो कम हो सके. तो एट द एंड क्लाइमेट चेंज एंड इन्फ्लेशन आर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. तो क्लाइमेट चेंज और इन्फ्लेशन दोनों हमारा कोरिलेटेड चैलेंजेस है, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहा है कहीं ना कहीं. अगर हम लोगों को इस चैलेंज से निकलना है तो कहीं ना कहीं तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में, एक इंटीग्रेटेड वे में स्टेप्स लेना पड़ेगा, जो कि एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा, इफेक्टिव पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, उसको इफिशिएंटली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने प्लैनेट को भी एक सस्टेनेबल फ्यूचर दे सके और अपने इकोनॉमी को भी डिसरप्शन जो होगा ड्यू टू वेदर इवेंट उसको मिनिमाइज कर सके. Now the second news is UN Permanent Forum on Indigenous Issues. Recently, 23rd session of UN Permanent Forum on Indigenous Issues was held in New York. The theme was Enhancing Indigenous People's Right. UN Permanent Forum on Indigenous Issues, also known as the Permanent Forum on Indigenous Issues. As the name suggests, it is related to indigenous people, indigenous issues. For example, tribal people जो कि कहीं ना कहीं ट्राइबल लैंड से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं इंडिजिनियस पीपल है, इंडिजिनियस ओरिजिन के पीपल है. इट इज अ क्रिटिकल बॉडी विद इन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम दैट चैंपियंस द राइट एंड कंसर्न ऑफ इंडिजिनियस पीपल वर्ल्ड वाइड. इट वॉज established in 2000. It was emerged from the International Year for World's Indigenous People in 1993. 1993 was declared as the International Year for World's Indigenous People and the first international decade of the world's indigenous people, 1995 to 2004. The secretariat is based within the UN Department of Economic and Social Affairs in New York. What are the functions? It serves as an advisory body to the UN Economic and Social Council. It is an advisory body. It holds annual 2-week session at the UN headquarters in New York. It tackles a broad range of issues impacting indigenous people. For example, indigenous people से related जो उनका economic and social development issues को ये लोग डिस्कस करता है और जो concrete steps लेता है. Then cultural preservation, environmental protection, education, health and human rights. Membership. It is composed of 16 independent experts serving 3-year terms. मतलब टोटल 16 मेंबर्स होते हैं जिनका टर्म्स कितना होता है, 3 years का होता है. और 3 years का टर्म्स को पूरा करने के बाद वो एक और बार 3 years के टर्म्स को ले सकते हैं. मतलब क्या, मैक्सिमम एक्सपर्ट कैन सर्व ओनली 2 term which equals to 6 years. 3 years plus 3 years. Possibility of re-election and reappointment for 1 additional term only. अब ये जो 16 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं उसमें से 8 होते हैं कौन, जो ऑल ओवर जो मेंबर कंट्रीज है वो अपॉइंट करते, वो नॉमिनेट करते हैं 8 मेंबर्स को, और बाकी वर्ल्ड लेवल पर जो इंडिजिनियस ग्रुप्स है, ठीक है, वो बाकी अपने तरफ से 8 नॉमिनेशन देते हैं. तो ऐसा करके टोटल 16 मेंबर्स होते हैं. इसके 8 नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड देन 8 nominated by the indigenous organization. First decade for indigenous people focused on strengthening international cooperation for solution to problem faced by indigenous community. Then second decade for indigenous people advocated for partnership for action and dignity, promoting non-discrimination, inclusion and targeted policies.
And there is one more current initiative, the Decade for Indigenous Languages, emphasizes the human right of indigenous language user. Now we will see what are the importance of indigenous territories for biodiversity conservation. Indigenous people around the globe mainly live in rich biodiversity and unique ecosystem. So अगर हम लोग indigenous people के territory को save करते हैं, ठीक, क्योंकि क्या पता हमें क्या पता है कि इंडिजिनियस पीपल जो होते हैं मोर और लेस वो बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन में रहते हैं, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में रहते हैं या फिर जो बहुत ही इको सेंसिटिव एरिया होता है वहां रहते हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं अगर हम मान लो कि इंडिजिनियस पीपल के टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं तो उनके साथ साथ सिर्फ हम उनके टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहां के पूरे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इंडिजिनियस टेरिटरीज आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय रिच बायोडाइवर्सिटी एंड यूनिक इकोसिस्टम। दीज एरियाज have been inhabited by indigenous people for generations, resulting in a friendly relationship between human communities and the natural environment. तो उनको पता होता है क्या उस एरिया में जो इकोसिस्टम है उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे वहां रहना, बिकॉज वो जनरेशन से वहां पे रह रहे हैं, तो दे कैन इजिली मैनेज देयर ओन इकोसिस्टम एज कंपेयर टू कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां जाके जो गवर्नमेंट उसको मैनेज कर पाएगी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लोग आउटसाइडर होंगे उस एरिया में। तो इनसाइडर पीपल कैन इजिली अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम एंड द फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस रूटेड इन ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। अब जैसे कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो मेनली जो जंगल हो गया, सेक्रेड ग्रुप्स हो गया, उसका पूजा करते हैं, उसको एक टाइप से अपना स्पिरिट मानते हैं, गॉड मानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपने जंगल को, अपने फॉरेस्ट को बेटर तरीके से सेव करने का ट्राई करते हैं वो लोग। दे कॉन्ट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस इकोसिस्टम। प्रैक्टिसेस सच एज रोटेशनल एग्रीकल्चर, जिससे कि जो हमारा जो लैंड है उसका फर्टिलिटी रिड्यूस ना हो, फर्टिलिटी खत्म ना हो। सिलेक्टेड हार्वेस्टिंग, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं वो जो इन्वायरमेंट के साथ एक इको फ्रेंडली वे में रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो सबसे अच्छा क्या है कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज है उनको वहां से रिप्लेस ना करे, उनके लैंड पे, उनके टेरिटरी पे उनका हक दे दे, जिससे कि आराम से वो अपने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग है उसको मैनेज कर सके, मेंटेन रख सके और हमारा उस एरिया का इन्वायरमेंट भी प्रोटेक्टेड रह सके। Recognizing the importance of indigenous territories goes beyond conservation। सिर्फ इन्वायरमेंट वहां कंजर्व नहीं होगा, बिकॉज जब हम उस एरिया के अंदर क्या होता है कि मान लो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम या फिर जो इंडिजिनियस टेरिटरीज है हमारा, ठीक, तो बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ सम प्रोजेक्ट्स, मान लो कि उस एरिया को लैंड ग्रैब कर लिया जाता है, उस एरिया में लैंड एक्वाजिशन किया जाता है उस एरिया में। अब उस एरिया में भले हम डैम बनाए, रोड बनाए, सब कुछ बनाए, उससे क्या होता है कि उस एरिया का हमारा बायोडाइवर्सिटी भी जाता है, इन्वायरमेंट भी खत्म हो गया, प्लस जो पीपल वहां से माइग्रेट करते हैं क्योंकि वो एरिया तो उनसे चला गया, उनका जो इंडिजिनियस टेरिटरीज था वो तो इनसे छीन लिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंपनसेशन इनसफिशियंट होता है या फिर उसमें भी थोड़ा सा करप्शन हो जाता है, बट दैट्स अनदर थिंग। हाँ, लेकिन फिर भी उनको कंपनसेशन मिलने के बाद भी उनको वो जगह छोड़ के तो जाना पड़ेगा, कहीं दूर माइग्रेट होकर उनको जाना पड़ेगा। बट जब एक गांव या फिर एक जो ट्राइबल एरिया होता है वो जब डिस्ट्रॉय होता है, वो जब खत्म होता है वहां से, तो सिर्फ वहां का इकोसिस्टम खत्म नहीं होता है, एक कल्चर जो होता है, वो जो लोग वहां पर रहते हैं, जो ट्राइबल पीपल वहां पर रहते हैं, उनका एक कल्चर होता है, उनका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है, उनका स्पिरिचुअल थिंकिंग होता है, बहुत सारे कहानियां होती है, ठीक है, बहुत सारे फॉल्क ड्रामा होते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस होता है, वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि लोग इधर उधर सब माइग्रेट करके चले जाते हैं। तो अगर मान लो हम उस पर्टिकुलर जो इंडिजिनियस टेरिटरीज है उनपे जो इंडिजिनियस पीपल है उनका राइट्स हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ उस इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम साथ में कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक पूरा। सो फॉर मेनी इंडिजिनियस पीपल देयर टेरिटरीज आर नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल स्पेस बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी, कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ये ट्रेंड देखा गया है क्या कि सभी वर्ल्ड के जो लीडर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ वी नीड टू प्रोटेक्ट द इंडिजिनियस टेरिटरीज, बट कॉन्क्रीट स्टेप्स में कहीं ना कहीं ये चीजें मिसिंग रहती है। जैसे ब्राजील के अंदर भी देखा गया था क्या कि बहुत मास लेवल पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, जबकि वर्ल्ड वाइड सब ग्लोबल लेवल पे सब बोल रहे हैं क्या कि हमको फॉरेस्ट कंजर्व करना चाहिए, फॉरेस्टेशन को नहीं करना चाहिए, डिफोरेस्टेशन को रोकना चाहिए, बट कथनी और करनी का फर्क हो जाता है। So, despite increasing recognition of the importance of indigenous territories for biodiversity conservation, progress in formally recognizing and protecting these territories is slow. This slow pace is insufficient to meet global targets set under the Kunming Montreal
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क इट वाज डिसाइडेड दैट कि वी विल प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड वाटर बाय 2030। तो कुंगमिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर ये डिसाइडेड किया गया था क्या कि ग्लोबल लेवल पे हम लोग 30% ऑफ लैंड एंड वाटर को प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030 तक। बट जो इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हमें स्टेप्स लेना चाहिए वो स्टेप्स जो है कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो हमारा इंडिजिनियस टेरिटरीज होता है जहां पे इंडिजिनियस पीपल रहते हैं वो एरिया बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत ही रिच होता है, बहुत ही इकोलॉजिकली बहुत रिच एरिया होता है। अप्रॉक्स हमारे अर्थ का 22% जो एरिया है वो क्या है, इंडिजिनियस पीपल वहां पे रहते हैं। इंडिजिनियस पीपल जो है वो अर्थ के टोटल 22% पार्ट में रहते हैं, लेकिन वो लैंड में भले ही 22% ऑफ अर्थ के लैंड में वो रहते हैं, लेकिन उन जहां पे वो रहते हैं इस 22% के अंदर अर्थ का 80% ऑफ द क्लाइमेट बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। मतलब वो 22% एरिया जहां पे इंडिजिनियस पीपल रहते हैं वो टोटल अर्थ का 80% ऑफ बायोडाइवर्सिटी वहां पे मिलता है। सो वी कैन इजिली अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर रोल इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। Therefore, protecting these territories is crucial not only for biodiversity conservation but also for the well-being and livelihood of indigenous communities, because वो indigenous communities जो है वो उसी forest के ऊपर उसी biodiversity के ऊपर dependent करती है। Approx 500 million people जो है which represent 6.2% of global population are indigenous population. So as we already discussed that ब्राजील ने एक ambitious goal decide किया था क्या कि हम लोग 80% ऑफ अमेजन को प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2025, which highlights the scale of the challenges and the urgent need for recognition and tilting of indigenous people territories within the Amazon basin. However, progress towards this goal has been slow. बहुत ही स्लो है। मतलब होता है ना जो उसमें इंसान बहुत कुछ बोल देता है, ठीक है। तो सेम चीज क्या होता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लीडर मिलते हैं तो डिस्कशन करते हैं अच्छी बातें कि हम लोग ऐसे करेंगे बट वैसे करेंगे, बट देन जब वो खुद के कंट्री में आते हैं तो उनको डोमेस्टिक चीजें समझ में आती है चीजें, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कमिटमेंट उन्होंने किया होता है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो सेम कहीं ना कहीं ब्राजील के अंदर भी देखने को मिला है क्या कि वहां के गवर्नमेंट ने कमिट किया था क्या कि हम लोग 80% जो अमेजन का एरिया है फॉरेस्ट है उसको कंजर्व करेंगे, लेकिन जो प्रोसेस जो बहुत ही स्लो है जिसके कारण कि सभी रिपोर्ट्स बताते हैं क्या कि ये ऑलरेडी घट रहा है। प्रोटेक्ट करना तो छोड़ो, जो ऑलरेडी था वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वहां पे डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रही है टू प्रमोट द इकोनॉमिक्स। बिकॉज क्या होता है ना कि ये सब कंट्री अब सिर्फ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज इन्वायरमेंट डैमेज होगा तो उसका असर हम लोग को फ्यूचर में देखने को मिलेगा, बट इकोनॉमिक्स अगर खराब होगा तो कहीं ना कहीं उसका असर हम लोग को प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। तो ऑलवेज गवर्नमेंट के सामने क्या एक डिलेमा होता है क्या कि हम लोग प्रेजेंट में इकोनॉमिक्स को ठीक करने के बारे में सोचे, इकोनॉमी को ठीक करने के बारे में सोचे, या फिर फ्यूचर में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचे। बिकॉज अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्टेप्स लेंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, माइनिंग एंड मिनरल्स को कम करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल्स को कम करना पड़ेगा यूज करना, और अदर इको फ्रेंडली स्टेप्स लेना पड़ेगा हम लोग को, जिसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। जो हमारा प्रेजेंट का सिस्टम है, जो इंडस्ट्रियल स्केल है, उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा बहुत ही वास्ट लेवल के ऊपर, जो कि बहुत सारे कंट्री उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए गवर्नमेंट के सामने ऑलवेज ये डिलेमा होता है क्या कि प्रेजेंट को देखे या फ्यूचर को देखे। तो वी नीड टू और गवर्नमेंट नीड टू फाइंड द राइट बैलेंस जहां पे वो प्रेजेंट जनरेशन का जो नीड्स है उसको भी ध्यान में रखे और फ्यूचर में जो इन्वायरमेंट हार्म ना हो हमारा उसका भी ध्यान रखे। सो देयर इज अ अर्जेंट नीड to promote and protect the territory of the indigenous people, because वो कहीं ना कहीं इंडिजिनियस पीपल के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अप्रॉक्स वर्ल्ड का 6.2% पीपल जो है वो इंडिजिनियस पीपल है और वो अपने उस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर मान लो उनका बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो वो जो 6.2 ग्लोबल पॉपुलेशन है उनका लाइवलीहुड पे भी एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। प्लस अगर मान लो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो भी इम्पैक्ट करेगा, वो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमारा जो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो मिटिगेटिंग स्ट्रेटजी है उस पर भी इफेक्ट हमारा पड़ेगा और हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी हमारा डिक्रीज होगा। सो देयरफॉर वी नीड टू रिकॉग्नाइज, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट इंडिजिनियस पीपल टेरिटरीज, जिससे कि एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके, जिससे कि हमारा क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में सपोर्ट हो और हमारा जो क्लाइमेट चेंज का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो मिनिमाइज हो सके।
मतलब गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइप से जो इंडिजिनियस टेरिटरीज है वहां पे अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिजिनियस पीपल के लीडरशिप में उनका बातों को समझ के उनके साथ डिस्कस करके उनके साथ डिबेट उनके साथ पॉलिसी को फाइंड आउट करके उनके साथ नॉलेज एक्सचेंज करके एक कॉम्प्रहेंसिव वे में, एक इंक्लूसिव वे में स्टेप्स ले, जिससे कि गवर्नमेंट का रिसोर्सेज और जो इंडिजिनियस पीपल है उनका ट्रेडिशनल नॉलेज दोनों का एक बेटर आउटपुट निकल सके। अब नेक्स्ट न्यूज इज वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु। जो लास्ट ईयर जो रेनफॉल था वो भी बहुत ही कम हुआ था वहां पे। तो एक चीज क्या है, रेनफॉल बहुत ही कम है हुआ, जिसके कारण जो वाटर स्टोरेज होता है वो भी बहुत ही कम हुआ होगा। तो मतलब जो बैरेज के अंदर जो पानी होगा वो भी बहुत ही कम होगा ना। एज समर अप्रोचेज, जैसे कि समर सीजन आया तो वाटर का डिमांड इंक्रीज हुआ। तो अब क्या, रेनफॉल कम हुआ, पानी कम स्टोरेज है, बट डिमांड तो हमारा समर में और ज्यादा हो गया। तो देयर इज अ मिसमैच बिटवीन सप्लाई ऑफ वाटर एंड डिमांड ऑफ वाटर। तो अब जब भी ये प्रॉब्लम फेस होगा तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वाटर का स्कार्सिटी किसी एरिया को फेस करना पड़ेगा। सो द वाटर क्राइसिस इन बेंगलुरु और इन कर्नाटका इज सीवियर, स्पेशली इन द रूरल पार्ट ऑफ कर्नाटका विच फेसिंग even greater water shortage as compared to urban areas, because media attention, capital city है, urban area है बेंगलुरु, तो वहां पे गवर्नमेंट का प्रायोरिटी होता है कि हाँ इस एरिया में बिकॉज मीडिया अटेंशन मिलता है तो उस एरिया में वाटर का जो डिमांड होता है उसको फुलफिल करने का जो भी रिसोर्सेज होता है उसके थ्रू। बट कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया होता है वो थोड़ा नेग्लेक्टेड फील करता है इन सब इश्यूज के अंदर, प्रॉब्लम्स के अंदर। सो व्हाट आर द की इश्यूज, क्यों इतना वाटर स्कार्सिटी का इशू हो रहा है? तो वी हैव सीन दैट साउथ इंडिया के अंदर क्या होता है, ज्योग्राफी में हमने देखा है क्या कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो होता है हमारा, वहां पे क्या होता है, रिवर जो होती है पेरिनियल होती है। मतलब क्या कि वो सीजनल रिवर होती है, मतलब मानसून का टाइम में या सीजनल टाइम में क्या होता है वहां पानी ज्यादा होता है, बट जैसे समर आता है वहां पे क्या होता है कि समर के टाइम में वहां पे वाटर लेवल क्या होता है रिवर के अंदर बहुत ही डाउन हो जाता है। इसलिए कावेरी वाटर इशू हो गया और अदर वाटर इशू हम लोग वहां पे पढ़ते हैं जो कि कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में चलते रहता है। देन देयर इज हाई कॉस्ट एंड लॉस इन वाटर सप्लाई। अब क्या होता है कि बेंगलुरु एक बहुत ही बड़ा शहर सिटी है, ठीक है, तो इसके वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए आसपास के एरिया से, आसपास के लेक से, ठीक है ना, आसपास के रीजन से वाटर सप्लाई किया जाता है बेंगलुरु सिटी के अंदर। सो बेंगलुरु सोर्सेज वाटर फ्रॉम कावेरी रिवर लोकेटेड 100 km अवे, लीडिंग टू हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद पंपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। देन जो अब क्या होता है कि इतना लंबा पाइपलाइन को मेंटेन करना, मैनेज करना भी इजी होता नहीं है। कहीं ना कहीं आप कितना भी ट्राई कर लो, लीकेज या पावर वाटर लॉस होगा ही आपका, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, अप्रॉक्स 50% जो वाटर होता है वो लॉस हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। रिलायंस ऑन ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही कम है वहां पे। अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द बेंगलुरु वाटर सप्लाई कम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एक्विफायर। तो वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है वहां पे। However, this underground usage is often not accounted for or managed efficiently for by water authorities। मतलब लोगों के घर में मोटर होता है, अपना जितना पानी निकालना है मोटर से पंप आउट कर दिया। तो कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटीज इन सब चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, जिसके कारण ग्राउंड लेवल का वाटर जो है वो भी धीरे धीरे, ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जा रहा है हमारा। पॉसिबल सॉल्यूशंस, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वाफायर as a critical water sources is crucial for cities water security। अब देखो खाली जमीन है, बिल्डिंग बना लिया, वाह कितना अच्छा सिटी हो गया, यहाँ मॉल है, यहाँ हमारा शॉपिंग सेंटर है, ठीक ना, यहाँ पे आईटी हब है, सब कुछ है वहां पे। लेकिन हमने क्या किया, जो ओपन स्पेस था, वेटलैंड था, जो लेक था, उसमें पानी भर भर के हमने क्या किया, जिसमें पानी भरा रहता था हमारा, उसको हमने क्या किया, मिट्टी से भर भर के वहां पे बिल्डिंग्स बना लिया। तो अब जिस एरिया में वेटलैंड था, पानी जमा होता था जिससे कि वो ग्राउंड वाटर उसको एब्जॉर्ब करता था, एक्विफायर था वो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हमारा होता था, उस एरिया को तो हमने क्या किया, वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज होता था वो तो होगा नहीं हमारा। तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं होगा तो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो तो और डिक्लाइन करेगा ना। बिकॉज एक तरफ क्या हो रहा है कि हम अपना जो ग्राउंड वाटर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो ज्यादा लोग पंप सेट लगवा रहे घर के अंदर, पानी को निकाल रहे, ग्राउंड वाटर निकाल रहे। लेकिन दूसरे साइड जो हमारा ओपन एरिया था, जो कि हमारा छोटा मोटा लेक था, उस लेक को क्या कर रहे हैं हम लोग, जिससे कि एक्वाफायर रिचार्ज होता था हमारा, उस लेक को हम भर के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आईटी हब बना रहे हैं वहां पे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो सिटी के अंदर हमारा जो ओपन स्पेस था, जहाँ पे पानी स्टोर होता था, वेटलैंड था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, जिसके कारण हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नहीं रहा है। तो देयर इज अ नीड कि हम लोग इस चीज को समझें
रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्विफायर, ठीक है, और उसको वापस से रीग्रो करे और कहीं ना कहीं अपने प्लानिंग के अंदर, सिटी प्लानिंग के अंदर इस बात का भी ध्यान रखे क्या कि बिल्डिंग्स आर इंपॉर्टेंट, आईटी हब्स आर इंपॉर्टेंट, बट सेम इंपॉर्टेंस हमारा इन्वायरमेंट भी है। बिकॉज अभी हम इन्वायरमेंट को अगर नेग्लेक्ट करेंगे, इन्वायरमेंट को अगर अपने पॉलिसीज के अंदर, अपने प्लानिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा पॉलिसीज और वो जो है आगे चल के इट विल बी फेलियर और बहुत सारा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। सो दिस इन्वॉल्व सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप करो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव्स लाओ, छोटे छोटे लैंड्स बनाओ, लेक बनाओ आप, कंजर्वेशन ऑफ लेक्स एंड वाटर बॉडीज। अब बहुत जगह देखने को क्या मिला है कि लेक्स है, वाटर बॉडीज है, लेकिन बहुत ही गंदा है। गंदा इन द सेंस क्या कि उसका जो सरफेस है बहुत ही ज्यादा मतलब पॉल्यूटेड हो चुका है, जिस कारण कि रिचार्ज ग्राउंड वाटर का हो नहीं पा रहा है। तो लेक्स हम लोग बना देते हैं, वाटर बॉडीज है, लेकिन उसका टाइम टू टाइम सफाई करते नहीं है, ठीक, तो वो भी एक इश्यू फेस करना पड़ता है। कंजर्वेशन ऑफ लेक्स एंड वाटर बॉडीज, लेक्स एंड वाटर बॉडीज प्ले अ वाइटल रोल इन रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेटरी water supply during period of scarcity. Conservation efforts should focus on maintaining and storing these natural water reserves. Integrated water management approaches. स्टार्टिंग से फॉर एग्जांपल जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्डिंग बनाते टाइम में हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज का फैसिलिटी वहां पे इंक्लूड करते, मतलब इंटीग्रल पार्ट बना दें बाय मेकिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। हम लोग काफी हद तक कहीं ना कहीं जो रेन वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, रेन वाटर को इकट्ठा कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और अपना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्कार्सिटी उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट अप्रोचेस, शिफ्टिंग फ्रॉम रिलायंस ऑन डिस्टेंट वाटर रिसोर्सेज टू लोकल वाटर सिस्टम कैन मेक वाटर सप्लाई मोर अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल. This require investment in protecting and utilizing local water resources efficiently. For example, मान लो एक सोसाइटी है, ठीक है, तो अभी क्या होता है मेरी सोसाइटी के अंदर कहीं पे दूर एक पंप हाउस होता है, ठीक है, एक टंकी होता है, एक टंकी में कहीं से पानी को पंप करके लाया जाता है, टंकी में स्टोरेज होता है, देन उस टंकी से सभी घर में कनेक्शन जाता है। बट अगर हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज को इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर प्लानिंग बना लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है, तो जब ये हाउसिंग सोसाइटी बन रहा है तो एज अ ग्राउंड, तो हम लोग इसका जो एक टाइप से इसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा लेक डेवलप कर सकते हैं, या फिर एक जो जैसे अंडरग्राउंड पार्किंग होता है ना, तो अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी बना सकते हैं हम लोग, जिससे कि जो भी रेन वाटर हो रहा है उसको हम लोग कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने अप्रोच में चेंज लाना पड़ेगा और अपने प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन में इन्वायरमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट कंसर्न को इंक्लूड करना पड़ेगा और अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि हमारा सिचुएशन चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, जिससे कि हम लोग वाटर स्कार्सिटी हो गया, ठीक है, और भी अलग टाइप ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, उसको ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट कर सके, जिससे कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज के कारण या वेदर फेनोमेना चेंज हो रहा है उसके कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है, हमारा ड्रॉथ हो गया, सूखा पड़ना हो गया, बाढ़ आना हो गया, ठीक ना, अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट हो जाता है, उससे हम लोग को मिटिगेट कर सके, उसका इफेक्ट को मिनिमाइज कर सके। सीवेज मैनेजमेंट, मतलब ड्रेनेज का वाटर है उसको हम लोग एक टाइप से रिसाइकल करके उसको रीयूज भी कर सकते हैं फॉर अलग अलग पर्पस। फॉर एग्जांपल अगर मान लो जो ड्रेनेज बेसिन है उसका अगर मान लो ड्रेनेज को हम लोग अच्छे से सीवेज मैनेजमेंट प्लान जो हमारा हुआ वाटर रिसाइकलिंग पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करें, वाटर रिसाइकलिंग हमारा अच्छा हो जाए तो हम उस रिसाइकल्ड वाटर को भी हम अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वेस्ट वाटर शुड बी ट्रीटेड लोकली एंड यूज टू रिचार्ज लेक and aquifer rather than being discharged as sewage. This approach would enhance water security and reduce reliance on distant water sources. So, changing water management mindset, transforming the mindset of water managers is essential for implementing sustainable water management practices. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, माइंडसेट चेंज करना। हमें ये समझना पड़ेगा क्या कि ये जो वाटर आ रहा है वो फ्री नहीं है एक टाइप से, ठीक है ना, वाटर इज लिमिटेड, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू कंजर्व इट। हमको बहुत ही कंजूसी के साथ या फिर हमको बहुत ही अवेयर होके उसको खर्च करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं जो वाटर स्कार्सिटी का जो इश्यू होता है वो पूरे सोसाइटी को, इकोनॉमी को पूरा इफेक्ट करता है। देयर इज अ नीड टू प्रमोट लोकल वाटर रिसोर्सेज सच एज लेक्स एंड एक्विफायर ओवर लार्ज स्केल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। तो हमारा नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन है उसको हम लोग को प्रमोट करना चाहिए। तो कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पॉलिसी, जो भी पॉलिसी हम लोग बनाए उसमें कम्युनिटी मेंबर्स को, जो एनजीओज होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं डिफरेंट उनको हम लोग को इंक्लूड करना चाहिए।
जिससे कि उसका मैनेजमेंट इजी हो सके। वरना गवर्नमेंट के लिए हर चीज बनाना, हर चीज को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता जब, तो गवर्नमेंट ऑल्सो नीड द सपोर्ट फ्रॉम द सिटीजन। So that's why there's a need for community engagement in implementing the policies. So active community involvement along with supportive policies and regulations is necessary to promote water conservation, ground recharge and lake protection initiatives. So at the end, if we want to ensure कि water secure future हमें मिल सके और बेंगलुरु जैसा सिचुएशन अभी फेस कर रहा है वैसा सिचुएशन हमें फेस ना करना पड़े, इसीलिए वी नीड टू इंश्योर कि हमारा जो पॉलिसीज है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो माइंडसेट है, वो सब एक डिसेंट्रलाइज वे में हो सके और हम लोग एक सेंट्रलाइज सॉल्यूशन को लेकर, मतलब एक जगह वाटर कंजर्व कर रहे हैं, उससे अच्छा क्या है डिसेंट्रलाइज लेवल पे कम्युनिटी मेंबर्स को इंक्लूड करके एक नेचर बेस्ड वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन की तरफ इनिशिएटिव्स ले और लोकल लेवल पे जो वाटर रिसोर्सेज होता है उसको प्रमोट करे जिससे कि वाटर लॉस कम हो पाए। एंड देयर इज अ नीड टू इंटीग्रेट कंजर्वेशन एफर्ट विथ अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। मतलब आप इनिशियल लेवल पे जो प्लानिंग कर रहे हो ना, उसी में आप जो इन्वायरमेंटल कंसर्न होता है, इन्वायरमेंटल इश्यूज होता है ना, इन्वायरमेंटल प्लानिंग जो होता है उसको आप इंटीग्रल पार्ट बना दो अपने पॉलिसी मेकिंग का। दिस अप्रोच रिक्वायर अ कोलैबोरेटिव एफर्ट अमंग पॉलिसी मेकर्स। तो एट द एंड दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ये लाइन हर टाइप के प्रॉब्लम में कॉमन होता है, क्या कोलैबोरेशन, क्योंकि जब तक आप कोलैबोरेट नहीं करोगे, अपना कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं करोगे, तो तब तक आप नो मैटर आप कितना भी अच्छा पॉलिसी बना लो, इट विल नॉट शो द रिजल्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए सब स्टेक होल्डर्स के बीच में, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, चाहे इंप्लीमेंटिंग बॉडी हो, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे सोसाइटी के लोग हो, चाहे कम्युनिटी हो, तो सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तभी वो अल्टीमेटली आपका वो पॉलिसी रिजल्ट हो पाएगा, क्योंकि तभी वो आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे ग्राउंड के ऊपर और उसका बेटर आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज याम बीन ऑल्सो नोन एज जीकामा और मैक्सिकन टर्निप। इट इज अ नेटिव टू ट्रॉपिकल अमेरिका बट ऑल्सो कल्टिवेटेड इन चाइना, इंडिया और साउथ एशिया। इंडिया के अंदर मेनली कहाँ ये होता है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स के अंदर। इसका हार्वेस्टिंग मेनली कब होता है, वसंत पंचमी, मतलब इट इज अ रबी क्रॉप। इसका हार्वेस्टिंग अप्रॉक्स फेब मार्च में होता है। इट इज ए लो स्टार्च हाई फाइबर वेजिटेबल विथ अ क्रंची टेक्सचर एंड स्लाइटली स्वीट टेस्ट। तो इसका स्टार्च बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या कि ये जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बॉडी में, इसका कंजप्शन हाई फाइबर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका टेस्ट क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है। इट इज रिच इन वाटर, अबाउट 90% वाटर कंटेंट होता है इसमें। इट कंटेन्स एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक पोटाशियम। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मिलता है इसके अंदर, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज भी है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी है इसके अंदर, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी है। द रूट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ फ्रुक्टोलिगोस्कैसाइड्स एंड इंसुलिन। तो कहीं ना कहीं ये इंसुलिन जो होता है उसके लिए भी एक अच्छा सोर्स है, डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अच्छा सोर्स है, ये फूड माना जाता है। विच प्रोवाइड स्वीटनेस विदाउट काउजिंग फ्लक्चुएशन इन ब्लड शुगर लेवल, मेकिंग इट सुटेबल फॉर इंडिविजुअल विद डायबिटीज। Recently, a study was conducted on this crop which shows that it prevents diabetes and obesity and it also regulates blood glucose level. The research also demonstrated that the yam bean root prevent glucose intolerance and excessive weight gain caused by high sugar diet. So it is a good source of food for the people who want to maintain their insulin level, weight manage करना चाहते हैं, जो लोग अपना डायबिटीज कंट्रोल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फूड क्रॉप है। रिसेंट स्टडीज के अंदर ये पाया गया है। देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस कि इसका जो फ्रूट होता है वो तो बहुत ही बेनिफिशियल है। क्या इंसुलिन कंट्रोल करता है, वेट लॉस मैनेज करने में हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल मैनेज करने में हेल्प करता है। लेकिन इसका जो सीड्स होता है, लीव्स होता है, स्टिम होता है, it contains rotenone. It is a chemical which is toxic for human and it is used as insecticide to control pest. मतलब हमारा जो ये फ्रूट है याम बीन रूट, ये इसका जो रूट है, इसका जो फ्रूट है, इट इज बेनिफिशियल, बट इसका जो स्टीम हो गया, सीड्स हो गया, लीव्स हो गया, वो एक केमिकल कैरी करता है रोटेनॉन, जो कि बहुत ही टॉक्सिक होता है ह्यूमंस के लिए और उसको हम लोग यूज करते हैं एज अ इंसेक्टिसाइड्स एंड टू कंट्रोल पेस्ट।
The next news is Supreme Court on right to be free from adverse effect of climate change. तो recently Supreme Court ने ये बोला है क्या, right to be free from adverse effects of climate change is within the ambit of fundamental right guaranteed by the Constitution of India under Article 14 and Article 21. तो ये जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक केस हुआ था क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान के एरिया में पाया जाता है। ये एक पक्षी, वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्ड है ये, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो केस था, उस केस के रिस्पेक्ट में ये आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है क्या, कि राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 21। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी राइट टू गेट अ क्लीन एनवायरनमेंट एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले जजमेंट दिया हुआ था क्या, राइट टू गेट अ क्लीन एयर और क्लीन एनवायरनमेंट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी राइट टू लाइफ के अंदर ये भी रिकॉग्नाइज किया है क्या, टू गेट अ राइट टू लाइफ, टू गेट टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, देयर इज अ नीड कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से जो प्रोटेक्शन होता है सिटीजन्स को वो प्रोवाइड करवाए। तो देयर इज अ राइट टू गेट फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट इज अंडर द आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 एज पर द रिसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सम इंपॉर्टेंट केस जिसने कि आर्टिकल 21 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स होता है उसको अंदर इन्वायरमेंटल राइट्स को भी डाल के कहीं ना कहीं सिटीजन्स को एक डिग्निफाइड लाइफ देने में हेल्प किया है। MC Mehta versus Kamalnath. In this case, the court held that Article 48A DPSP, it says about the protection of environment and wildlife. Any disturbance to the basic environmental elements necessary for life could be hazardous to life within the meaning of Article 21. मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था क्या, कि कोई भी पॉलिसी अगर गवर्नमेंट बनाती है, कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, तो उसमें इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज वो गवर्नमेंट को इंश्योर करना है क्या, डीपीएसपी तो है ही, गवर्नमेंट को अपने पॉलिसीज में इंश्योर करना है इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ केयर को, लेकिन साथ में आर्टिकल 21 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है, बिकॉज डीपीएसपी जो होता है वो कहीं ना कहीं नॉन बाइंडिंग होता है, ठीक है, उसका वायलेट भी करे गवर्नमेंट तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, बट कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स है। तो इसीलिए जो कि आर्टिकल 21 का पार्ट है उसके अंदर राइट टू गेट क्लीन इन्वायरमेंट वो भी एक फंडामेंटल एलिमेंट है। वीरेंद्र कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, दिस केस रिकॉग्नाइज द राइट टू अ क्लीन इन्वायरमेंट एज इंटीग्रल टू राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. In the case, the Supreme Court said that right to get clean environment is an integral to the right to life under Article 21. This Criollo cattle breed is from Spain. ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, स्पेन के अंदर। तो जब स्पेनिश लोगों ने अमेरिका के अंदर कॉलोनाइज किया था, उसको कॉलोनाइज किया था, तो वहां पे उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया। अब आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरिलो कैटल ब्रीड इन अमेरिका, वहां पर अडॉप्ट किया उस एनिमल्स ने, और अमेरिका के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि एज कंपेयर टू स्पेन बहुत ही ज्यादा वार्म है, बहुत ही ज्यादा थोड़ा रफ एंड टफ कंडीशन है, तो वहां पर इस एनिमल ने अडॉप्ट किया। रिसेंटली जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया है क्या, कि ये जो किरोलो कैटल ब्रीड है ये ज्यादा समर टॉलरेंट एनिमल है। मतलब क्या, कि ये जो ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है, ठीक, एज कंपेयर टू अदर कैटल जो है, ये जो है ज्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्यों ऐसा क्या है इस कैटल के पास, जिसके थ्रू ये ज्यादा क्लाइमेट रेजिलिएंट है और ज्यादा अच्छे से वार्म टेम्परेचर को या फिर जो रफ एंड टफ कंडीशन है उसको मैनेज कर सकता है। शॉर्ट हेयर कोट, तो नॉर्मली हम लोग ने देखा होगा क्या ना, अभी गर्मी का टाइम आया, ठीक है, तो बहुत लोग कहते होंगे क्या, स्पेशली बहुत सारी फीमेल भी ये कहती होगी क्या, कि अरे बाल बहुत लंबे हो गए, गर्मी में प्रॉब्लम होता है, पसीना बहुत आता है, इसलिए मैं हेयर कट करवा लूंगी, बालों को छोटा करवा लूंगी। बहुत सारे लड़के लोग भी अपना हेयर कट करवाते हैं, बालों को छोटा रखते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? रीजन कि हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन होता है, स्किन के अंदर क्या होता है, हमारा स्वीट ग्लैंड्स होता है, ठीक, जो कि थर्मो रेगुलेशन करता है बॉडी के अंदर। देखा हो क्या कि जब ज्यादा गर्मी लगता है, ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी से क्या होता है, पसीना निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो पसीना निकलता है और फिर हवा लगने थोड़ा सा ठंडा ठंडा महसूस होता है, तो वो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो स्किन है वो थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। तो अगर बॉडी स्किन के ऊपर ज्यादा हेयर्स होंगे
तो कहीं ना कहीं वो जो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है, क्योंकि स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रह पाता है इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है, आउटसाइड एयर के साथ। इसीलिए क्या है कि वैसे एनिमल जो कि ज्यादा ठंडे एरिया में रहते हैं उनके बॉडी में बाल ज्यादा होता है, जिससे कि वो ज्यादा हीट लॉस ना करें, और जो ऐसे एनिमल्स जो कि गर्म एरिया में रहते हैं उनके बॉडी पे हेयर्स कम होते हैं, जिससे कि वो आराम से हीट लॉस कर पाए और अपने बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मैनेज कर पाए। तो ये जो हमारा जो कैटल है इसके बॉडी में क्या शॉर्ट हेयर कोट है। दिस कोट हेल्प्स इन थर्मो रेगुलेशन बाय इंप्रूविंग द एनिमल्स एबिलिटी टू एडजस्ट हीट, मेकिंग देम मोर रेजिलियंट इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन। जेनेटिक सिग्नेचर एसोसिएटेड विद एडेप्टिव ट्रेड, तो कुछ जेनेटिक चेंज भी इसके अंदर है कि जो जेनेटिकली भी ये बाकियों के कंपेयर में ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को टॉलरेट कर सकता है। कैरिलियो कैटल ब्रीड है, ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए। एज द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, कैरिलियो कैटल आर लाइकली टू हैव एन एडवांटेज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू थ्राइव इन हॉट एंड चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। तो आराम से इट कैन टॉलरेट क्लाइमेट चेंज, और जो एक्स्ट्रा हीट और टेम्परेचर राइज हो रहा है उसको आराम से ये मैनेज कर सकता है, क्योंकि अब सबको सब कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो ब्रीड है वो हीट टॉलरेंस ब्रीड है, ठीक है ना, इजिली अडॉप्ट कर सकता है कहीं पर। लेकिन प्रॉब्लम ये रहा कि इसका जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी वो कम है एज कंपेयर टू अदर कैटल। तो ये एक चैलेंज है कि इसका जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू अदर कॉमर्शियल एनिमल। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, कि इसके जीन को, और जो जिसका की मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसके जीन को हम लोग जीन पूलिंग करके या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके एक न्यू ब्रीड तैयार कर सकते हैं, जिसके अंदर एक क्लाइमेट या हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी हो और प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी भी उसका ज्यादा हो। नाउ द टाइम फॉर बूस्टर डोज, टीएन गोदावरन जजमेंट। रिसेंटली दिस वाज इन न्यूज, क्यों? गवर्नमेंट ने 2023 के अंदर एक अमेंडमेंट लाया था जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड कर रहा था। व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द अमेंडमेंट? द मोटिव वाज दैट कि अब क्या होता है, फॉरेस्ट सर्वे जो होता है ना, फॉरेस्ट सर्वे, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉरेस्ट का एक डेफिनेशन होना चाहिए। तो जो प्रेजेंट डेफिनेशन है उसके साथ प्रॉब्लम ये रहा कि जो प्रेजेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या 10% कैनोपी एरिया का रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए, बट बहुत सारी जगह पे क्या होता है ना कि फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जिसको हम लोग अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट बोलते हैं, मतलब ट्री कवर है वहां पे, फॉरेस्ट एरिया है, बट उसको गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट में फॉरेस्ट उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ है गवर्नमेंट ने, ठीक है, या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड है, तो वो सब फॉरेस्ट एरिया में गिनती नहीं होता, उसका काउंट नहीं होता है। लेकिन जो टीएन गोदावरन जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये बोला था कि गवर्नमेंट को एक ब्रॉड एंड इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब ब्रॉड एंड इंक्लूसिव डेफिनेशन रखना चाहिए फॉरेस्ट कवर का, जिसके अंदर अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट और कम्युनिटी फॉरेस्ट लैंड को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिसेंटली गवर्नमेंट ने वन संरक्षण एवं अधिनियम इंट्रोड्यूस किया था, जिसने कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को अमेंड किया और फॉरेस्ट का जो डेफिनेशन होता है ना उसको और वाइड किया और इंक्लूसिव किया, और जो पहले अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट थे और जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट लैंड थे उसको इंक्लूड किया फॉरेस्ट के डेफिनेशन के अंदर, जिससे कि हम लोग को रियल फॉरेस्ट कवर का पता चल सके कि इंडिया के अंदर आखिर है कितना। Recently, Nigeria became the first country to introduce the Men5CV vaccine recommended by WHO. This vaccine was funded by Gavi. Gavi the Vaccine Alliance. Gavi एक वैक्सीन अलायंस है जिसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के अंदर है, ठीक है, और WHO का एक गोल है क्या, टू एलिमिनेट मेनिंगिटिस बाय 2030। डोलूटिग्रेविर, तो HIV के लिए एक मेडिसिन है, WHO ने ये 2018 के अंदर एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया था HIV के लिए, डोलूटिग्रेविर। तो रिसेंटली ये पाया गया क्या, एज पर द रिसेंट रिसर्च, कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है कहीं ना कहीं वो धीरे इंक्रीज कर रहा है, मतलब क्या कि इसका जो कैपेसिटी टू ट्रीट द पेशेंट वो कहीं ना कहीं डिक्रीज कर रहा है। इंडियाज फर्स्ट मेरीन फोर्स, तमिलनाडु लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट डेडिकेटेड मेरीन फोर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मेरीन रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। तो गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क बे में तमिलनाडु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ डेडिकेटेड मेरीन फोर्स फॉर प्रोटेक्टिंग मेरीन रिसोर्सेज एंड बायोडाइवर्सिटी। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने कॉटन कैंडी को बैन कर दिया, बिकॉज कॉटन कैंडी के अंदर रोडामाइन बी, अ पोटेंशियली हैजार्डियस कलरिंग एजेंट, मतलब एक केमिकल है रोडामाइन बी जो कि मेनली कलर टेक्सटाइल में यूज होता है, पेपर को कलर करने में, लेदर को कलर करने में यूज होता है। हिमाचल प्रदेश is not the only state to ban cotton candy.
उससे पहले कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा ने भी इसको बैन कर दिया बिकॉज इसमें हार्मफुल कलरिंग एजेंट यूज होता है। रिसेंटली अफ्रीका के अंदर वैम्पायर वीट ने राइस कल्टीवेशन को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। राइस कल्टीवेशन के अलावा भी ये अदर टाइप ऑफ प्लांट्स को भी ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को, क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं।